नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ एवं कुशल होंगे और अपने अध्ययन को लेकर समर्पित भी होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछली क्लास हमारी भारतीय शासक के संदर्भ में रही और आज हम भारतीय शासक का भी समापन करने वाले हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि मौर्योत्तर काल का समापन, पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है उसका भी समापन होने वाला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज मित्रों हम सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन वंश का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी बात नहीं करूंगा, सीधे सातवाहन वंश की बात करूंगा। मित्रों, पिछली क्लास में हमने बताया कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी। तो कण्व डायनेस्टी जो थी मित्रों, याद रखिएगा कि कण्व डायनेस्टी का जो अंतिम शासक होता है, लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी कौन था? आर्य सुशर्मा। आर्य सुशर्मा की हत्या कर देता है सिमुक नामक व्यक्ति। ठीक है, किसकी हत्या? आर्य सुशर्मा की। जब आर्य सुशर्मा की हत्या कर देता है तो कण्व डायनेस्टी, कण्व वंश का समापन हो गया। कण्व वंश के समापन के उपरांत इसने क्या किया? सातवाहन वंश की नींव डाली। किसकी नींव डाली? कास्ट द फाउंडेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है, सातवाहन वंश थे कौन मित्रों? सातवाहन थे कौन? सातवाहन जो थे मित्रों, ये आंध्र भृत्य या कहें आंध्र जाति, आंध्र कास्ट के थे, इसलिए इन्हें सातवाहन वंश को क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, इनका जो मूल स्थान था मित्रों, जो नेटिव प्लेस था, वो प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान को दूसरा नाम पैठन भी है। क्या? पैठन। ये था कहां? प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर था। ठीक है, तो वो नदी गोदावरी के तट पर था। किसके तट पर? गोदावरी रिवर के तट पर था और ये औरंगाबाद में था। और आप बताएंगे औरंगाबाद कहाँ है, कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया मूल स्थान, नेटिव प्लेस। अच्छा, सातवाहन शासकों को एक संज्ञा दी जाती है। सातवाहन जो रूलर थे उन्हें दक्षिणापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणापति। ठीक है, जबकि सातवाहन शासक जिस राज्य में शासन करते थे, उस शासित राज्य को, जो गवर्नड स्टेट थे, उन्हें दक्षिणापत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिणापत। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, जानकारी के स्रोत देखते हैं। सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ पे नहीं लिखे, मैं बोलता हूं। पहली चीज तो पुराण। पुराणों में मित्रों 30 सातवाहनों के नाम दिए हैं, 30 सातवाहन राजाओं के नाम दिए हैं। ठीक है, नेम ऑफ द 30 रूलर्स ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के 30 राजाओं के नाम पुराणों में उल्लेखित है। पहला सोर्स, पुराणों में ही इन्हें सातवाहन वंश को, सातवाहन डायनेस्टी को आंध्र सातवाहन कहा गया है। क्या? आंध्र सातवाहन। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, 18 पुराण होते हैं ना, उनमें से मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के संदर्भ में 19 राजाओं की, 19 किंग्स जो थे सातवाहन डायनेस्टी के, तो 19 राजाओं की वंशावली किसमें है? मत्स्य पुराण में। किसमें है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, या एक दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं की वंशावली, जीनियोलॉजी, ठीक है, किसमें दी है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, इसके बाद अभिलेखों में भी, इंस्क्रिप्शंस में भी, रिकॉर्डों में भी सातवाहन डायनेस्टी का उल्लेख आया है। ये हो गए जानकारी के स्रोत, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, इतना क्लियर। अब सीधे आ जाते हैं राजाओं पर, कोई और बात नहीं करेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं, बनने की प्रबल संभावना होती है। पहला शासक सिमुक। मित्रों, सिमुक संस्थापक था, सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर, संस्थापक, फाउंडर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी सिमुक था। और याद रखिए, जो सातवाहन वंश का टाइम पीरियड होता है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक होता है। अर्थात 30 BC टू 250 AD तक इनका शासन रहता है। ठीक है, 30 BC में, 30 ईसा पूर्व में
जो लास्ट रूलर होता है कण्व वंश का, जो लास्ट अंतिम शासक होता है कण्व वंश का, आर्य सुशर्मा, उसकी हत्या करके सिमुक ने अपने सातवाहन वंश की नींव डाली। ठीक है, कास्ट द फाउंडेशन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है मित्रों, सिमुक ने प्रारंभिक राजधानी किसे बनाई? इनिशियल जो कैपिटल थी सातवाहन डायनेस्टी की, सातवाहन वंश की, वो धान्यकटक थी। क्या थी? धान्यकटक। धान्यकटक किसका प्राचीन नाम है बताइए? एंशिएंट नेम ऑफ द अमरावती। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक था, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की। सातकर्णी प्रथम, सबसे पहले जान लीजिए कि सातकर्णी प्रथम जो है फर्स्ट, ये सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला पहला राजा होता है, पहला शासक है। कौन? द फर्स्ट रूलर टू होल्ड अ टाइटल नोन एज सातकर्णी। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा सातकर्णी फर्स्ट था। ठीक है मित्रों, सातकर्णी प्रथम के बारे में और थोड़ा जानिए। सातकर्णी की एक रानी थी जिसका नाम था नागानिका। नागानिका या नानायिका भी कहीं कहीं मिलता है। इनका एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख या कहें नानाघाट इंस्क्रिप्शन या रिकॉर्ड, ये कहां पर है? पुणे में, महाराष्ट्र, पुणे। इसमें है क्या? इसमें सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट तथ्य है, फैक्ट है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख आया है। किसको भूमि दान? लैंड डोनेशन। किसको? ब्राह्मणों को। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ लैंड डोनेशन, नानाघाट अभिलेख में है। अभी तक आपने पढ़ा होगा तो भूमि दान का उल्लेख कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन नानायिका के या कहें नागानिका के नानाघाट अभिलेख में, नानाघाट इंस्क्रिप्शन में भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ द लैंड डोनेशन। याद रखिए कि जो पहली बार भूमि दान में दी जाती है सातवाहन राजाओं में, वो भी इसके द्वारा, सातकर्णी प्रथम के द्वारा, वो ब्राह्मणों को दी गई। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यदि दी जाती है कोई भूमि दान तो वो बौद्धों को दी गई। बौद्धों को सर्वाधिक मात्रा में भूमि दान दी गई, लेकिन पहली बार किसे दी गई? ब्राह्मणों को दी गई। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? कल एक मित्र का मैंने पिछले वीडियो पर कमेंट देखा कि ज्यादा डीप नहीं पढ़ा है। तो ये डीप नहीं है मित्रों, ये रिक्वेस्ट है कि ये डीप नहीं है, क्योंकि इतना तो हाईलाइटेड है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी तो सबके पास होनी चाहिए। हर डायनेस्टी का प्रश्न चाहे आए चाहे ना आए, मैं ये नहीं कहता कि डूब जाए उसमें, उस डायनेस्टी में, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। खैर, लेकिन यहाँ तक जो मैंने बताया है और अभी जो बताने वाला हूँ, आगे भी बताऊंगा, वो याद रखिए। महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। ठीक है, उन्हें बहुत डीप मत समझिए कि बहुत डीप से मैं लेकर आया ना, ये चुने हुए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये सामने आ चुके हैं। मित्रों, अब बात करता हूं तीसरे राजा हॉल की। हॉल जो है तीसरा राजा है, ये याद रखिए मित्रों, एक जो आरंभिक राजा थे, जो प्रारंभिक राजा थे सातवाहन वंश के, वो युद्ध प्रिय थे। यदि ऐसा कहा जाए कि जो प्रारंभिक राजा थे, इनिशियल रूलर थे किसके? सातवाहन डायनेस्टी के, वो युद्ध प्रिय थे। क्या थे? युद्ध प्रिय थे। ठीक है, पेरिग्रेंट थे या कहीं युद्ध प्रिय थे इनिशियल रूलर्स। प्रारंभिक राजा युद्ध प्रिय थे, वही हॉल जो था वो शांति प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। शांति प्रियता के लिए अर्थात फेमस फॉर पीसफुल। ठीक है, शांति, पीस के लिए फेमस था कौन? हॉल। ये युद्ध से मतलब नहीं रखते थे। ठीक है, अपने आप में ही मस्तमौला आदमी थे। कारण ये है कि ये महान विद्वान थे। कौन? ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे और संरक्षण दाता भी थे। किनका? विद्वानों का। मित्रों, हॉल जी ने एक बुक लिखी है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ये प्रेम गाथा है, लव स्टोरी है, प्रेम गाथा है, गाथा सप्तशती। किसकी पुस्तक है? हॉल की। हॉल कौन है? सातवाहन राजा।
इन्होंने संरक्षण भी दिया था विद्वानों को, जिनमें से पैट्रोनेज संरक्षण, तो वो थे गुणहाट्य। कौन? ये बहुत अच्छे नाम है, बहुत फेमस नाम है, और इनकी किताबें याद रखिएगा मित्रों। गुणहाट्य की बात मित्रों, गुणहाट्य की पुस्तक याद रखिए, और हॉल की भी। गुणहाट्य की जो पुस्तक है बृहद कथा कोश, बृहद कथा कोश गुणहाट्य की पुस्तक है, जो किसके दरबारी थे? कोटली थे, वो हॉल के थे। ठीक है मित्रों, हॉल की पत्नी थी अर्थात रानी थी, तो रानी के कहने पर सर्ववर्मन ने, ये एक विद्वान ही थे सर्ववर्मन, इन्होंने एक व्याकरण पुस्तक की रचना की, ग्रामर बुक की रचना की, जिसका नाम था कांत्रक व्याकरण। क्या? कातंत्र व्याकरण जो थी, कातंत्र व्याकरण ग्रामर बुक है, और इसकी रचना सर्ववर्मन ने की। क्लियर है? खत्म हो। इसके बाद चौथे राजा हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 106 से 130 AD अर्थात ईसवी तक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है मित्रों, इनकी माता का नाम बलश्री था। क्या? बलश्री। बलश्री के नाम पर बलश्री का एक अभिलेख है, नासिक अभिलेख, नासिक रिकॉर्ड या कहें नासिक इंस्क्रिप्शन। ये इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी को उपाधि दी गई है, टाइटल्स लिखे हैं। अर्थात क्या क्या टाइटल लिखे हैं? एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण एवं वेदों का आश्रयदाता। क्या? वेदों का आश्रयदाता, द चैरेटर ऑफ द वेदास। क्लियर है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। गौतमीपुत्र सातकर्णी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इन्होंने चातुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। ये होती क्या है? चातुर्वर्ण व्यवस्था होती क्या है मित्रों? अर्थात 4 वर्णों वाली व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको पुनः स्थापित किया, अर्थात रीस्टैब्लिश द सिस्टम कंटेनिंग 4 कास्ट, एस्टैब्लिश द सिस्टम कंटेनिंग 4 कास्ट। 4 वर्णों वाली व्यवस्था को चातुर्वर्ण कहा जाता है, और इसे पुनः स्थापित किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। पहला केस। दूसरा केस, वर्ण संकर को रोका। वर्ण संकर क्या होता है? जाति एवं उपजातियों का, वर्ण एवं जातियों का मिश्रण होना, तो ये ना होने पाए, अर्थात वर्ण संकर को रोका, वर्ण संकर को रोक दिया। प्रिवेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रिवेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन अर्थात वर्ण संकर को रोका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इन दोनों के कारण गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है, अर्थात प्रिजर्वर ऑफ द कास्ट सिस्टम, प्रिजर्वर ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है मित्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक के शक राजा कौन? नहपान को पराजित किया था। ठीक है, नहपान वाज डिफीटेड बाय द गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है मित्रों, इन्होंने एक ग्राम बसाया जिसका नाम था वेणकटक। क्या? वेणकटक। सेटल्ड अ विलेज नेम्ड, क्या था? या कहें कॉल्ड वेणकटक। ठीक है, इन्होंने वेणकटक नामक ग्राम बसाया था, अर्थात सेटल्ड अ विलेज कॉल्ड वेणकटक। ठीक है, इन्होंने मित्रों बौद्ध संप्रदाय के लिए बौद्ध भिक्षु संघ को बुद्धिस्ट मंक एसोसिएशन को अजकालकी विलेज डोनेट किया था, दान में दिया था। वहीं कार्ले के भिक्षुक संघ को, यह कहें द यूनियन ऑफ द कार्ले, उनको करजन गांव दान में दिया था। कौन सा गांव? करजन गांव। बौद्ध भिक्षु संघ को, द बुद्धिस्ट मंक एसोसिएशन को अजकालकी गांव, वहीं द एसोसिएशन ऑफ कार्ले, ठीक है, या कहें द यूनियन ऑफ द कार्ले, ठीक है, करजन गांव उनको दान में दिया था। बस इतना ही जानना है। खत्म हो गया गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब आगे पढ़े, आगे आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमावी लगभग 130 से 154 ईस्वी तक एडी तक रहते हैं। ठीक है मित्रों, इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम आंध्र सम्राट, अर्थात फर्स्ट एम्परर ऑफ आंध्र कहा जाता है भैया। कारण ये है कि आंध्र सातवाहनों का जो मूल स्थान था उसको जीता है इन्होंने पहली बार। तो
जो सातवाहन डायनेस्टी का सातवाहनों का जो नेटिव प्लेस था, मूल स्थान था आंध्र, उसको जीतने के कारण इन्हें प्रथम आंध्र सम्राट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है मित्रों, इन्होंने दो उपाधियां ली थी, पहला पुलोमा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, दक्षिणापति सभी राजाओं को कहा जाता था, जबकि दक्षिणापथ किसे कहा जाता था? जो राजा शासन करते थे जहां जिस राज्य पर, उसे दक्षिणापथ। लेकिन दक्षिणापथेश्वर की उपाधि जो लेता है टाइटल, वो गौतमी पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी होता है। ठीक है मित्रों, इसने रुद्रदामन से ये दो बार पराजित होता है। जो शक राजा रुद्रदामन से दो बार पराजित होता है। ठीक है, डिफेटेड 2 टाइम्स बाय दी रुद्रदामन। ठीक है, बाद में रुद्रदामन की पुत्री से इसका विवाह हो जाता है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। मित्रों, इसके कॉइन्स पर, सिक्कों पर ये याद रखिएगा, दो पतवारों वाले जहाज का चित्र है, एक शिप का पिक्चर बना हुआ है इनके सिक्कों पर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हो गए। अब अंतिम पढ़ लेते हैं, यज्ञश्री सातकर्णी, खत्म हो जाएंगे सातवाहन भी। मित्रों, सातवाहन डायनेस्टी के अंतर्गत जो लास्ट रूलर है उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी ये लास्ट रूलर होते हैं, अंतिम शासक होते हैं सातवाहन वंश के। मित्रों, इनको व्यापार, बिजनेस एवं जल यात्रा अत्यधिक प्रिय थी। बोटिंग अर्थात नाव वगैरह में घूमना बहुत पसंद करते थे। ठीक है, इसी कारण इनके सिक्कों पर, कॉइन्स पर जलयान का चित्र बना है, बोट का, नाव के चित्र बने हुए हैं इनके सिक्कों पर। ये याद रखने योग्य बात है इनमें। बस खत्म, कुछ फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। मित्रों, कौन कौन से सिक्के चलते थे सातवाहन वंश के? तो देखिए, चांदी, सिल्वर, तांबे, कॉपर, कांसा, ब्रॉन्ज या कहें सीसा, लेड, पोटीन, ये सभी प्रकार के सिक्के, कॉइन्स प्रचलित थे। किंतु ये सोने का स्वर्ण का सिक्का, गोल्ड कॉइन प्रचलित नहीं था। ठीक है, इनका जो शासन प्रणाली थी मित्रों, वो मात्र तंत्रात्मक ढांचा प्रदर्शित करता है। जो राजा हुए हैं उन्होंने जो नाम के आगे अपनी माताओं के नाम लगाए हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस प्रकार ये पता चलता है कि माता अर्थात मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक इनका जो राजवंश था, याद रखिएगा इस चीज को। किंतु राजकुल जो था वो पितृसत्तात्मक था, अर्थात जो उत्तराधिकारी होते थे, सक्सेसर होते थे, वो हमेशा पुत्र ही होते थे, पुत्रियां नहीं होती थी। क्लियर है? ठीक है, कुछ स्थापत्य कृतियां हैं, स्थापत्य कलाएं हैं, जैसे देखिएगा, जैसे कारने का चैत्र ये सब इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। कहाँ है? मुंबई में, बाकी आगे चर्चा की जाएगी। अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया? वो सातवाहन राजा थे। ठीक है, अजंता एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो इन्होंने ही बनवाई हैं, ये याद रखिएगा। मित्रों, अमरावती कला का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट्स ऑफ अमरावती आर्ट, वो इन्हीं के द्वारा संभव हो सका है। क्लियर है मित्रों? इनके समय में जो फेमस पोर्ट था, प्रमुख बंदरगाह था, वो भड़ौच था। कौन था? भड़ौच, जिसका दूसरा नाम भृगुकच्छ। कहाँ है बताइएगा। ठीक है, इनकी जो भाषा होती थी, लैंग्वेज, वो प्राकृत लैंग्वेज थी। ठीक है, प्राकृत भाषा थी, एवं लिपि जो थी, स्क्रिप्ट जो थी, वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी। क्लियर है? अंतिम फैक्ट, सातवाहन वंश के राजाओं को, सातवाहन को क्या कहा जाता है? उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य करते थे। जो उत्तर भारत था एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम करते थे, अर्थात पुल का काम करते थे, जोड़ने का काम करते थे। ठीक है, एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब सातवाहन हो गए। सातवाहन वंश के जब पतन हो जाता है मित्रों, फॉल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, उसके बाद क्या होता है कि कुछ जगहों पर अलग अलग नए नए राजवंश, डायनेस्टीज उत्पन्न होती हैं। जैसे विदर्भ में वाकाटक वंश, वाकाटक डायनेस्टी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश एवं कुंतल का नाम, आधुनिक नाम कर्नाटक में कदम वंश एवं दक्षिणी महाराष्ट्र में आभीर वंश, आभीर डायनेस्टी। क्लियर है? बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लिया जाए। वाकाटक वंश के संस्थापक जो हैं, फाउंडर जो हैं, वो विंध्य शक्ति है। कौन है? विंध्य शक्ति
शक्ति हैं एवं इनकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो नंदीवर्धन थी। कौन? नंदीवर्धन, जिसका वर्तमान नाम नागपुर है। मित्रों, इस वंश के दो प्रमुख राजा हैं, उनको पढ़ लीजिए। प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो है, फर्स्ट जो है, इनकी खास बात, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 4। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। दूसरे राजा हैं प्रवरसेन द्वितीय। इनकी पुस्तक रट लीजिए, सेतुबंध। सेतुबंध किसकी बुक है? वो प्रवरसेन द्वितीय, जो कि वाकाटक डायनेस्टी अर्थात वंश के राजा थे। मित्रों, अजंता की गुफा एवं एलोरा की गुफा सातवाहनों ने बनवाई, लेकिन उनके चित्र जो थे उन गुफाओं में आगे आने वाले समय में जो शासक होते गए, उन्होंने अपना अपना काम किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गुफाएं अलग अलग राजवंशों से संबंधित होती हैं। जैसे अजंता की गुफा नंबर, जो गुफा संख्या है वो 9 और 10, 9th एंड 10th नंबर की जो गुफा संख्या है, गुफा है, वो इसी वंश से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? वाकाटक डायनेस्टी से। क्लियर है इतना? बस। आभीर वंश के केवल संस्थापक रख लीजिए। आभीर डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है ईश्वर सेन। कहाँ स्थापित हुई? दक्षिणी महाराष्ट्र। तीसरा है इक्ष्वाकु वंश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इक्ष्वाकु वंश के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उनका नाम श्री शांत मूल है। कौन? श्री शांत मूल। ठीक है। कदम डायनेस्टी के संस्थापक फाउंडर मयूर शर्मन। बस, इनके बारे में इतना ही जानना है। अब जान लेते थोड़ा सा कलिंग के बारे में। खारवेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कलिंग में मित्रों, कलिंग में क्या होता है कि जब चेदी वंश आता है, चेदी डायनेस्टी आती है, उसका सबसे प्रतापी शासक होता है, मोस्ट एनर्जेटिक रूलर जो होता है, उसका नाम था खारवेल। खारवेल का एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, रिकॉर्ड है, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का। खारवेल कौन है? चेदी वंश का शासक, चेदी डायनेस्टी का रूलर। कहां पर शासन था? कलिंग में। कलिंग कहां था? उड़ीसा में। मित्रों, आप जानते हैं कि नंद राजा महापद्मनंद ने एक नहर बनवाई थी, एक नहर बनवाई थी, कैनल बनवाई थी, जिसका नाम तिनसुलिया था। क्या? तिनसुलिया। तो इस नहर का जो विस्तार किया, एक्सटेंशन किया, कहां तक? कलिंग तक। किसने करवाया इसका विस्तार? खारवेल ने। ये सभी साक्ष्य एविडेंस कहां से मिले? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, अभिलेख से। मित्रों, इसमें यह भी उल्लेखित है कि महापद्मनंद जब कलिंग पर आक्रमण करता है, जब वो जीत जाता है, तो कलिंग से क्या होता है कि जिनसेन की मूर्ति, स्टैचू ऑफ जिनसेन, कहां ले जाता है? मगध ले जाता है। किंतु जब चेदी वंश आता है, चेदी डायनेस्टी आती है, उसमें खारवेल आता है, उस शासक बनता है जब खारवेल। तो खारवेल क्या करता है कि पुनः मगध से जिनसेन की स्टैचू, मूर्ति कहां ले आता है? कलिंग वापस ले आता है। ये सभी एविडेंस, साक्ष्य हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अभिलेख में है। मित्रों, इसी अभिलेख में यह भी पता चलता है कि दक्षिण के 3 राज्यों को इसने जीत लिया था। 3 राज्य कौन कौन से थे? साउथ के चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्यों को इसने हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। ठीक है, डिफीटेड द 3 स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। मित्रों, इसमें यह भी उल्लेखित है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस राजवंश के शासक से खारवेल ने गधे का हल चलवाया था? तो वो था पांड्य शासक। पांड्य शासक से इसने गधे का हल चलवाया था। किससे? रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी, उससे गधे का हल चलवाया था। ठीक है, ड्राइवन अ प्लाउ ऑफ एस फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम दी पांड्याज रूलर। ठीक है, इसके बाद ये पता चलता है ये जैन धर्मानुयायी था। कौन था? जैन धर्म का फॉलोअर्स था, जैनिज्म का फॉलोअर्स था। अभी थोड़ा सा और बात करेंगे। आज इसका पूरी तरह समापन करके हम गुप्त डायनेस्टी काल में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जैसे जो कुषाण शासक थे, विदेशी डायनेस्टी जो थी, फॉरेन डायनेस्टी, जो कुषाण वंश था, तो कुषाण वंश के लोग स्वयं को देवपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? देवपुत्र। मैंने बताया था मौर्य शासक देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। फिर गुप्त, ये क्या बोले? मौर्योत्तर काल में देवपुत्र हो गए। कौन? कुषाण लोग। ठीक है, अर्थात देवता के पुत्र बन बैठे। गुप्त काल जब आएगा तो स्वयं भगवान बन बैठेंगे, महेश्वर की उपाधि लेने लगेंगे। तो बात की बात है। तो देवपुत्र
के टाइटल लेते थे। यह प्रश्न सीधा तौर पर पूछा जाता है कि देवपुत्र की उपाधि टाइटल लेने वाले शासक कौन थे, तो आपको उत्तर होना चाहिए कुषाण वंश के शासक। ठीक है, द रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। इसके बाद कुषाण शासकों ने ही देवकुल प्रथा स्टार्ट की थी। देवकुल कस्टम कहें या प्रथा कहें या ट्रेंड कहें, याद रखिए कुषाणों ने ही शुरू की थी, स्टार्ट किया था। किया जाता था कि मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाने लगी, उनकी स्टैचू बनवाकर मंदिरों में, टेम्पलों में क्या हुआ, स्थापना करवाया जाने लगा। ये प्रथा कहलाती है, ट्रेंड कहलाता है, कस्टम देवकुल प्रथा। ठीक है, जिसे कुषाणों ने प्रारंभ किया। बात इतनी है। शक वंश के लोग, शक शासक एवं पार्थियन जिसे पहलव कहते हैं, तो इसके शासक क्या करते थे, संयुक्त शासन पद्धति अपने प्रशासन में लागू करते थे। ठीक है, ज्वाइंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अर्थात संयुक्त शासन पद्धति किस शासकों ने प्रारंभ की थी या किस शासकों के शासन में प्रचलन में थी, तो वो शक और पार्थियन थे। ठीक है, इसके बाद सातवाहन डायनेस्टी एवं कुषाण डायनेस्टी, इन दोनों ने सेनानी शासन पद्धति अर्थात अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में प्रचलित की थी। ठीक है, थोड़ा सा वर्ण संकर की बात करूं मित्रों। वर्ण संकर समाज जो था, इसमें वर्ण संकर जाति में वृद्धि हो गई। समाज मौर्योत्तर काल में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वर्ण संकर जाति में अर्थात है, वर्ण संकर अर्थात जाति एवं वर्ण एवं जातियों का मिश्रण। ठीक है, वर्ण एवं जातियों का मिश्रण। ठीक है, जो कास्ट होते थे, CAST, कास्ट प्लस ट्राइब्स। ठीक है, कास्ट एवं ट्राइब्स अर्थात वर्ण एवं जातियों का मिश्रण ही वर्ण संकर कहलाता है, वर्ण संकर। इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, उपजाति का विकास हुआ, जो सब कास्ट थे उनका भी डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, वेश्यावृत्ति में गिरावट आ गई। ठीक है, अब पहनावा क्या प्रचलित था, कुर्ती, पैजामा, पगड़ी, कोट पूछा जाता है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए एक बार, देखने में क्या जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अब हमेशा पूछा जाता है कि मध्य एशिया से कौन सा पहनावा भारत में प्रचलित हुआ, तो वो टोपी और बूट कहां से आया, मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। क्लियर है। अब बात करूंगा अर्थव्यवस्था की। मित्रों, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ये तथ्य याद रखिएगा। पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ इकोनॉमी, जो मौर्योत्तर काल है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन कला एवं साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल, गुप्तास टाइम जब आएगा, वो कला एवं संस्कृत की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग होगा, आर्ट एवं कल्चर के दृष्टिकोण से। ठीक है, कृषि की बात करूं तो इसमें एक चीज बस जान लीजिए, भूमिदान प्रथा का प्रारंभ हुआ था। भूमिदान अर्थात लैंड डोनेशन, दान देने की प्रथा, भूमि को दान देने की प्रथा, याद रखिएगा, सातवाहनों ने प्रारंभ की थी, सातवाहन शासकों ने प्रारंभ की थी। सातवाहन शासकों में किसने, मैं बता चुका हूं, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, भूमिदान प्रथा का प्रारंभ हुआ। इसका साक्ष्य कहां मिला, नागानिका के नाना घाट अभिलेख में। कहां है ये, पुणे में था। इसी में भूमिदान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिला, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अबाउट लैंड डोनेशन। ठीक है, एवं ये भी तथ्य याद रखिएगा, पहली बार जब भूमि दान दी जाती है सातवाहन राजाओं के द्वारा, वो ब्राह्मण को दी गई, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में को दिया गया। ठीक है, उद्योग धंधों की बात करूं, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, तो इसमें एक ही चीज याद रखना है, जो मुख्य वस्त्र था, मेन गारमेंट्स था, या कहें मेन क्लॉथ जो था, वो मथुरा का साटक नामक वस्त्र था। जो साटक नामक एक वस्त्र था, क्लॉथ था, वो प्रसिद्ध था मौर्योत्तर काल में। बस इतना ही जानना है। अब थोड़ा सा पॉइंट्स की बात करूंगा, सिक्कों की बात करूंगा। किसकी, सिक्कों की। देखिए, सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी किसने किए भारत में, इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण के सिक्के, गोल्ड कॉइन इशू किए। दूसरा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, वो थे गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक रूप से स्वर्ण के सिक्के, गोल्ड कॉइन इशू किए थे। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, मोस्ट प्यूरेस्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए, वो थे कुषाण शासक। कौन, कुषाण का शासक। ठीक है, ये लगभग 124 ग्राम का था, 124 ग्राम का था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं,
सर्वाधिक शुद्ध सोना, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त, सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो-ग्रीक। देखिए जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे कुषाणों ने जारी किए, अर्थात मौर्योत्तर काल में सोने का जो व्यापार होता था उन्नत अवस्था में था, लेकिन ये गुप्त काल आते आते थोड़ा गिरावट होने लगी, क्योंकि जो स्वर्ण का सिक्का था उसमें मिलावट सामने आने लगी। अब जानते हैं आप भी, यदि मिलावट होगी तो ज्यादा मात्रा में सिक्के बन पाएंगे, इसीलिए गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के प्रचलित थे, क्योंकि वो थोड़ा मिलावटी थे। लेकिन मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि सर्वाधिक तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के थे, जो कुषाणों ने जारी किए। क्लियर है? बस इसके बाद सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए, कॉपर कॉइन। इसके बाद सर्वाधिक शीशे के लेड कॉइन कहें या ग्लास कॉइन कहें, वो सातवाहनों ने जारी किए। बस सिक्कों के बारे में थोड़ा याद रखिएगा इसी। थोड़ा व्यापार की बात करता हूं। व्यापार जो सर्वाधिक रूप से होता था, मोस्ट बिजनेस जो किया जाता था वो रोम से किया जाता था। किससे? रोम से। ठीक है, अब बात करते हैं एक लेखक है, यूनानी लेखक, यूनानी राइटर है, क्या नाम है? ग्रीक राइटर प्लिनी। प्लिनी की एक पुस्तक याद रख लीजिएगा, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। इसमें प्लिनी जी ने नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में अपनी क्या लिखा, क्या व्यक्त किया है? दुख व्यक्त किया है। क्यों भी उनको दुख हुआ? उनको दुख इसलिए होता है कि क्योंकि रोम से संपूर्ण रूप से जो सोना था वो भारत पहुंच रहा था। कैसे? मौर्योत्तर काल में क्या होता था मित्रों कि व्यापार बढ़ रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, है ना, व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हो रही थी, तो भारत जो है अपनी चीजें बेचता था, रोम से स्वर्ण मुद्रा के रूप में पैसा लेता था, स्वर्ण मुद्रा के रूप में। तो संपूर्ण रूप से सोना भारत पहुंचने लगा। तो ये देखकर प्लिनी जी व्याकुल हो गए और अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में दुख व्यक्त कर दिया। दुख व्यक्त मतलब सोरो, एक्सप्रेस सोरो ओवर द अराइवल टू गोल्ड रोम टू फ्रॉम रोम टू इंडिया। ठीक है, दो चीज यही बता देता हूं क्योंकि मौर्योत्तर काल में ही ये संपन्न होता है। मानसून की खोज किसने की? मानसून की खोज, मानसून, अ मैन हु डिस्कवर्ड द मानसून, उनका नाम था हिप्पालस। कौन? हिप्पालस। ये ग्रीक नाविक थे। कौन थे? ग्रीक नाविक थे। ठीक है, ग्रीक सैलर, ग्रीक सैलर बोले या नाविक बोले तो मानसून की खोज हिप्पालस ने की। इसको इसलिए यहां बताया हूं क्योंकि इसी काल में होता है। ठीक है, एक पुस्तक है मित्रों, पेरिप्लिस, पेरिप्लिस ऑफ द एरिथियन सी, पेरिप्लिस ऑफ द एरिथियन सी। ये अज्ञात ग्रीक नाविक ही है, ग्रीक सैलर ही है, लेकिन इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। इसमें खास बात यह है कि जो एरिथियन सी है, जो एरिथियन सी कहा गया है वो लाल सागर को कहा गया है। किसे? लाल सागर को एरिथियन सी कहा गया है। बस इतना ही जानना है। यह पुस्तक इसी समय लिखी गई थी। अच्छा, मौर्योत्तर काल में कुछ साहित्यकार या लेखक कहें, उनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। मैंने एक साथ लिख दिया है। पुस्तक जो मौर्योत्तर काल में लिखी गई वो बुद्ध चरित सौंदर्यानंद थी। ठीक है, गुणाढ्य की पुस्तक बृहद कथा कोश। ठीक है, प्रवर सेन कौन थे बताइएगा? वाकाटक वंश के राजा थे शायद। ठीक है, प्रवर सेन सेतुबंध। ठीक है, सर्ववर्मन कांतक व्याकरण, सर्ववर्मन ने कांतक व्याकरण का तंत्र व्याकरण की रचना की। किसके कहने पर? बताएंगे। हॉल, हॉल कौन थे? सातवाहन राजा थे कि शुंग राजा थे? आप बताइएगा। हॉल ने गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना की। प्लिनी, प्लिनी मैंने यहां लिख दिया नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, टॉलमी, टॉलमी जियोग्राफी। ठीक है, टॉलमी का जियोग्राफी इसी काल में लिखी जाती। आज से अब संपूर्ण रूप से समापन हो गया। थोड़ा इसको अब इसके बाद हम इंटर करेंगे गुप्त काल में, गुप्ताज डायनेस्टी में। मौर्योत्तर काल तक का सफर में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए और निवेदन एंड नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्ताज रूलरों के बारे में जानेंगे, गुप्ताज किंगों के बारे में जानेंगे, गुप्त काल का संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि गुप्त काल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें कुछ छोड़ना भी नहीं, यहाँ भी नहीं छोड़े हैं, वहां भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा और बहुत जल्द ही एंशिएंट हिस्ट्री का प्राचीन भारत का समापन होने वाला है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले पार्ट में गुप्त वंश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।